हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए ईवीएस का क्लास नंबर 4 लेकर के आया हूँ। ईवीएस का क्लास आपका 4 होगा, चौथा क्लास होगा। और दोस्तों, यह आप लोग के लिए लेकर के लाया गया है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा। दोस्तों, आज का जो हमारा स्पेशल एपिसोड होगा वह मेथड ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज से संबंधित होगा। जितने भी एमसीक्यूज आज हम लोग चर्चा करेंगे वह टोटल का टोटल मेथड ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड होगा। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण के तरीके, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी आपको एमसीक्यूज बनेंगे वह टोटल मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग भी अभी तक अगर अपना इवेल्युएशन नहीं कर पाए हैं तो एक एक वीडियो प्लेलिस्ट में मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। और ईवीएस का अलग प्लेलिस्ट है दोस्तों, और सीडीपी का अलग प्लेलिस्ट है। तो दोनों के जो वीडियोस जितने भी लगभग 10 वीडियो आपको सीडीपी का अपलोड है, और लगभग जो है ना 5 वीडियो 4 वीडियो आपको जो है ना ईवीएस का वीडियो अपलोड है मार्गदर्शन एस एकेडमी के ऊपर। तो आप जरूर दीजिए, अपना इवेल्युएशन कीजिए। एग्जामिनेशन में अगर आपको बेहतरीन स्कोर करना है तो जरूर देखिए। चलिए, आज का क्लास मैं आप लोग के लिए ओपन करता हूँ। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां प्रचलित है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। निर्देशन, निर्देशित खोज है। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम और समस्या समाधान। तो दोस्तों, सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का नंबर 1 जो प्रश्न है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त में से सभी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों में विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, जो सही यानी गलत है उसी कथन को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला कथन देखते हैं, क्या है, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, इस विधि का अध्यापक को विषय वस्तु सीखने में कम समय लगता है, तो यही दोस्तों गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा भी कथन सही है और चौथा भी कथन सही है। चलिए, तेजी के साथ हम लोग थर्ड प्रश्न को देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का लाभ नहीं है। यहाँ भी जो लाभ नहीं है उसको आपको सही उत्तर के रूप में चूज करना है। पहला देखते हैं, पहला, यह विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल ही सही है। दूसरा है, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति और समय दोनों अधिक लगते हैं, तो यही दोस्तों गलत है। और तीसरा अगर देखा जाए, आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है, इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाती है, सही है। और चौथा जो कथन है, इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं और इसका उनका मानसिक विकास पर सफलतापूर्वक प्रभाव पड़ता है, तो यह भी आपका सही है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नंबर 2, जो कि गलत है, ठीक है ना। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शिक्षण की आगमन विधि का दोष नहीं है। जो दोष नहीं है वह आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है, यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है और इसका प्रयोग केवल बड़े और वह भी बुद्धिमान बालक ही कर सकते हैं, बिल्कुल ही सही है कथन। दूसरा देखते हैं, आगमन विधि द्वारा सीखते हुए यदि बालक किसी अशुद्ध सामान्य नियम की ओर पहुंच जाए तो उन्हें स्वयं की ओर लाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह भी सही है। तीसरा कथन देखते हैं दोस्तों, इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्वयं बालकों का खोजा हुआ ज्ञान होता है, अतः ऐसा ज्ञान उनके मस्तिष्क का स्थायी अंग बन जाता है। तो देखा जाए दोस्तों, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी तीसरा आपका सही उत्तर है प्रश्न के अकॉर्डिंग टू, और यही आपका गलत भी है, ठीक है ना। चौथा देख लेते हैं, आगमन विधि द्वारा केवल सामान्य नियमों की खोज ही की जा सकती है, अतः इस विधि का प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, तो यह भी कथन सही है। चलिए, नंबर 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 जो आपका प्रश्न है, शिक्षण की किस विधि, यानी उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर या सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है इस विधि को क्या कहा जाता है, तो इस विधि को निगमन विधि कहा जाता है। निगमन निगमन विधि के नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा, यानी निगमन विधि पहला ही ऑप्शन है।
तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दूसरा जो गलत इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पहला ही आपका सही है। तो दूसरा आगमन विधि यह गलत हो जाएगा। परियोजना विधि उपयुक्त में से कोई नहीं है, सभी गलत हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का दोष नहीं है? दोष नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना। इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर चलना पड़ता है। इस दृष्टि से यह शिक्षण विधि और मनोवैज्ञानिक विधि है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा, इस विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जाता है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, नंबर 2। तो जो भी स्टूडेंट, देखो एक चीज आपको समझने के लिए मैं बताना यहाँ पे चाहूंगा दोस्तों। मैं सभी प्रश्न के चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा। जो आसान प्रश्न होंगे मूल रूप से उसको मैं सही उत्तर बताते हुए आगे बढ़ूंगा। और एक चीज आप और देखिए, असेसमेंट क्लास है यह सिर्फ जो है ना एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का यह क्लास है ना। तो हम लोग जो है ना ईवीएस का क्लास 4 के अंतर्गत सिर्फ एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। तो आप इससे क्लास से अपेक्षा नहीं रखेंगे कि यहाँ पे मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊं। यह सिर्फ जो है ना आपके लिए, अगर और ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी जो दिया हुआ नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, अविनाश पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निरक्षरता, गरीबी, वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर अधिक बल देना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव एक इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे अधिक प्रभावी होगा? यानी कौन सा अधिगम सबसे ज्यादा प्रभावी होगा उसको देख लेते हैं। ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। दूसरा है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। तीसरा है दोस्तों शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें भी दिया हुआ है, ऋतिक कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से दिए गए क्रियाकलापों में कौन सबसे अधिक प्रभावी और उपयुक्त होगा? तो चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से देख लेते हैं चारों ऑप्शन को एक एक करके कि कौन सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पे कार्य करने के लिए कहना। दूसरा कथन है किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। तीसरा कथन है विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। चौथा है विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को चार्ट बनाना। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे जो सही उत्तर है वह नंबर 1 ही है। नंबर 1 आपका सही उत्तर है। और इस तरीके से देखा जाए तो आपका नंबर 1 जो है ना बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है? निगमन विधि का गुण पूछा गया है। तो देख लेते हैं। पहला है यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। दूसरा दिया हुआ है यह विधि छोटे बालकों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसके प्रयोग द्वारा बालक ज्ञान का प्रयोग करना सफलतापूर्वक सीख जाता है। तीसरा कथन दिया हुआ है निगमन विधि में बालकों को शिक्षक द्वारा बनाया हुआ नियम, दिया हुआ ज्ञान हर हालत में स्वीकार करना पड़ता है। और चौथा दिया हुआ कथन है निगमन विधि द्वारा बालक शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें अशुद्ध नियमों को जानने का कोई अवसर नहीं मिलता है। तो सही उत्तर आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल ही, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, समस्या विधि औपचारिक शिक्षण विधियों से भिन्न है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं। पहला कथन है विद्यार्थियों को सक्रिय सहयोग और संलग्नता रहती है। दूसरा कथन है विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग और संलग्नता नहीं रहती है। तीसरा कथन है विद्यार्थी समस्याओं
में उलझकर रखा जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह गलत है, यह गलत है, तीसरा और चौथा भी गलत है। इसका सही उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। सही उत्तर नंबर 1। कॉमन सेंस के आधार पे भी कुछ प्रश्न आप सही कर सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ। दोस्तों आप लोग के लिए यह एमसीक्यूज का आपका सेशन लेकर के मैं आने का प्रयास करता हूं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो लोग भी हमारे इस पर्टिकुलर सेशन को ज्वाइन करें, आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, उसके बाद वीडियो देखिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के पद के लिए 4 अभ्यर्थियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? दोस्तों यह 4 जो है आपके ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक को जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है उसको चूज करना है। पहला देखिए, इस संप्रत्यय को समझने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह गलत है दोस्तों। दूसरा, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में करे सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकाल सके। यही दोस्तों नंबर 2 आपका सही उत्तर है। अगर संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझने के लिए आईसीटी का प्रयोग की बात है और वन काटने के परिणामों को विस्तार से समझती है, तो दोस्तों जो सबसे वैज्ञानिक है वह दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कथन विधि दोष है। क्या दोष है दोस्तों? तो छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, पहला ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। राहुल कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं, कहानी, कथन का प्रयोग करना क्यों उपयोगी होता है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे जो सही उत्तर है उसको आपको चूज करना है दोस्तों। पहला है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा संकेंद्रित करता है। गलत है। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, यह भी गलत है। तीसरा कथन है, बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान में रखा जाता है, यह भी गलत है। स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। दोस्तों चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब है चौथा। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, ए बी सी 3 कथन दिए हैं, उसमें से कौन से सही है आपको चूज करना है। पहला है, आगमन विधि स्वयं में पूर्ण नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, बिल्कुल सही है। तीसरा, इस विधि को सीखने में अधिक समय लगता है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से कथन ए बी सी तीनों सही किस में दिया हुआ है दोस्तों? तो चौथा में दिया हुआ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 4। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न, अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे? बहुत कॉमन प्रश्न है, आसान प्रश्न है। तो आर्मस्ट्रांग को ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 16 देखते हैं। कक्षा 1 से 5 के स्तर पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? पर्यावरण अध्ययन अगर पढ़ाना है तो सबसे बेहतरीन जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से यही होगा, नंबर 1, यानी सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या दोस्तों? नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बाद बाकी जो दूसरा, तीसरा और चौथा जो कथन है वह बिल्कुल गलत है। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर, कविता कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जंतु हमारे दोस्त प्रकरण पढ़ाते समय नीचे लिखी हुई पद्धति का उपयोग करती है। जो ए बी सी दिए हुए हैं और उसके बाद जो है ना ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें से सही उत्तर आपको खोजना है। तो देखते हैं 17 नंबर प्रश्न का। ए दिया हुआ है दोस्तों, जंतुओं पर आधारित वृत्त चित्र बनाना। बी है, शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उससे जंतुओं को ध्यान में रखने देखने के लिए कहना। तीसरा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, विभिन्न जंतुओं की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षिप्त में उनका वर्णन करना। अब जो प्रश्न पूछा गया है, कविता किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग करती है?
तो पहला दिया हुआ है शिक्षार्थियों को तर्क शक्ति का विकास करना, दूसरा है अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, तीसरा है दूसरे शिक्षकों अभिभावकों को प्रभावित करना, चौथा है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। तो इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा आपको चौथा, यानी बहुबुद्धि वाले जो शिक्षार्थी हैं उनकी जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है? आगमन और निगमन विधि से संबंधित प्रश्न है, आप तो ध्यान से एक एक का उत्तर सही देना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर ऑप्शन चारों ऑप्शन को आप पढ़ोगे तो सही उत्तर है इस विधि के प्रयोग के समय और शक्ति दोनों की बचत होती है, यही यह इसका मेरिट है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नंबर 1। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ी हो जाती है, इस वजह से मैं कुछ प्रश्न जो आसान प्रकृति के हैं उनको जल्दी से मैं करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए 19 नंबर पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दत्त कार्य का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं, चारों को वीडियो पॉज करके आप देखोगे और सही उत्तर आइडेंटिफाई करने का प्रयास करोगे। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या नहीं है? तो विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान ना करें, तो यही इसका सही उद्देश्य नहीं है प्रतीत हो रहा है। तो नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं कहानी कथन का प्रयोग करना। दोस्तों इस प्रश्न को मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। आप वीडियो पॉज करके एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे, पहला आपका गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करना। यह प्रश्न मैं पहले आपको करा चुका हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे अधिक प्रभावी है? जो शिक्षण की व्यूह रचना दी गई है, चार ऑप्शन है, उसमें से सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है? तो सबसे ज्यादा प्रभावी नंबर 3 होगा दोस्तों, यानी जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 3। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। प्रश्न जो है ना दिए हैं 22 नंबर में। मृदा, पहला प्रश्न है ए में है, क्या मृदा में वायु है? बी में है, क्या मृदा के अंदर वायु है? सी में है, क्या हमारे शरीर में वायु है? डी में है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकास करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल। तो देखा जाए दोस्तों तो इसमें जिस कौशल को परिष्कृत करने का प्रयास शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है वो है चिंतन कौशल। तो सही उत्तर आपका 22 का क्या हो जाएगा? नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, तो कौन सी विधि है? तो दोस्तों देखा जाए तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, यानी व्याख्यानों के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा व्याख्यानों के द्वारा। ये 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता, वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक प्रभावी होगा? 24 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार ऑप्शन में सबसे जो प्रश्न के अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो पहला जो आपका ऑप्शन है वह गलत है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है, चौथा आपका सही है। यानी शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने के लिए, सामूहिक परियोजना के लिए कहना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया दोस्तों नंबर 4। चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हम
खाना चाहिए, जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित विधियों की गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो चार जो है ना इसमें आपको दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को एक एक करके पढ़िए और सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्न है, तो उपरोक्त चार गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। तो चौथा जो ऑप्शन आप देख रहे हो, विद्यार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। चलिए 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर में भ्रमण करने का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसी में से एक सही ऑप्शन है जो उत्तर है। तो देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन पहला गलत है, ऑप्शन दूसरा भी गलत है, तीसरा भी ऑप्शन गलत है, चौथा बिल्कुल सही है। यानी शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। जब बच्चे चिड़ियाघर में घूमेंगे तो जो अनुभव होगा वह सक्रिय अनुभव होगा, यानी सक्रिय अधिगम के द्वारा इनको शिक्षा हासिल करने में मदद करना शिक्षक के द्वारा, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय पृथ्वी प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी होगा? यानी जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें सर्वाधिक प्रभावी कौन सा होगा दोस्तों, यही आप लोग को चूज करना है 27 नंबर प्रश्न का। तो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को चार्ट बनाना चाहिए, यह गलत है। दूसरा भी आपका गलत है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। तीसरा जो है ना ऑप्शन जो दिया हुआ है यह आपका सही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। ईवीएस में किसी अच्छे कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 का थर्ड। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? प्रश्न है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं 29 का, और 29 ऑप्शन दिया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, गलत है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, यही दोस्तों सही है। और तीसरा प्रायोगिक कौशल बढ़ाने के लिए, गलत है। कक्षा में अनुशासन, यह भी गलत। प्राइमरी जो है ना आपका इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्नलिखित में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जो ये चार ऑप्शन दिए हैं, एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है अधिक हस्तपरक अनुभव प्राप्त करना, प्रदान करना। दूसरा है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तीसरा है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। और चौथा है गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना। सही उत्तर दोस्तों है यही चार, चौथा जो है हमारा सही उत्तर होगा। ये 31 देख लेते हैं। 31 प्रश्न यह कहता है कि कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। ए, बी और सी, तीन जो है ना आपको कथन दिए हैं। नलिनी के द्वारा, नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? यानी जो आपके लिए एबीसी दिए गए हैं, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, ए ऑप्शन। बी है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उन्हें वर्णन करना। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उन्हें पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। और इन्हीं तीनों के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, यह गलत है। दूसरा है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, यही आपका सही जवाब। दोस्तों इस तरीके का प्रश्न मैं पूर्व में भी आपको सोल्व करा चुका हूँ, तो जो लोग ध्यान से
वीडियो को देखते होंगे, पूरा अंत तक वीडियो देखते होंगे, उनको जरूर पता होना चाहिए। चलिए 32 देखते हैं प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए प्राथमिक स्तर पे, ठीक है ना। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, गलत। दूसरा है आकलन में सफलता प्राप्त करना, गलत है। तीसरा है विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं को समझाना, गलत। और चौथा सही जवाब है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया, नंबर 4। ये 33 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। पहला है साफ सुथरा रेखांकन, दूसरा है गणनाएं अनुमान, तीसरा है माप के अनुसार चित्रण, और चौथा है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो ये चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे और सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा सापेक्ष स्थिति दिशा बोध की जानकारी, यानी चौथा जो आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 34 देखते हैं। कविताएं कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां ए में दिया हुआ है बच्चों के परिवेश को समृद्ध चित्रण कर सकती है, बी में दिया हुआ संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों यह ए और बी दिए हुए हैं, और उसके बाद सी कथन है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, और डी है सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। तो सही उत्तर क्या होगा इसको 34 में, तो आप लोग को देखना है। तो इसमें कथन जो दिया हुआ है ABCD, ABCD में देखा जाए तो पहला कथन है ए बी और डी सही है, केवल सी सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है। तो दोस्तों इसका पहला कथन सही है, इसमें सिर्फ जो है आपके सी जो दिए हुए हैं, यानी यह कथन यही आपके गलत है, बाद बाकी जो है ना ए बी और डी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1। चलिए अगला, आज का यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं, लास्ट प्रश्न आप लोग के लिए। लास्ट प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर करना चाहिए, बी रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, सी बच्चों के प्रश्न करने और खोजने को मौका मिलना चाहिए, या बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, इसमें सही आपको उत्तर देना है। पहला है कूट है, ए और डी सही है, दूसरा है बी और सी सही है, तीसरा है दोस्तों सी सही है, और चौथा है ए बी सी सही है। तो दोस्तों देखा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी सिर्फ इसमें आपको डी आपके गलत है, अदरवाइज आपकी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। दोस्तों आज का यह सेशन ईवीएस का ईवीएस का यह सेशन यहीं पे समाप्त करूंगा। जो भी प्रश्न था मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के अंतर्गत अगर आप आईएएस का एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं, यानी यूपीएससी का एग्जामिनेशन अगर देना चाहते हैं, अगर आप बीपीएससी डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, प्रीमेंस और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी के अंतर्गत आप लोग को एक उचित माहौल में और डेडिकेशन के साथ आप लोग को तैयारी कराने का पूरा प्रयास है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी या बीपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट इत्यादि की अगर तैयारी करते हैं तो एक बार जरूर भ्रमण कीजिए, और निश्चित रूप से मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी आप लोग को एक उचित माहौल में और अच्छे तरीके से, जो लोग भी तैयारी करते हैं उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी। और जिस तरीके से आपको कोई दिल्ली और पटना जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके शहर में इस तरीके की सुविधा है, तो आपको जरूर लाभ उठाना चाहिए। मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अभी तक अगर आप लोगों में से जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों एक लाइक आप जरूर कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों
आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। दोस्तों एक चीज और आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों, सीडीपी का क्लास नंबर जो है ना 9 अपलोड किया जा चुका है। और उसी तरीके से देखा जाए तो ईवीएस का क्लास अगर देखा जाए दोस्तों, तो आज यह चौथा वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से एक एक वीडियो को देखिए, असेसमेंट कीजिए, इवेल्युएशन कीजिए, एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। इसी अपेक्षा के साथ आज का यह क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल एक नए सेशन में एक नए चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों आपके लिए। और आप निश्चित रूप से मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।